हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग आज देख रहे हैं कि हम लोग आज ज्योग्राफी एक नए सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन ज्योग्राफी शुरू करने से पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ज्योग्राफी जो शब्द है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, किन किन वैज्ञानिकों ने ज्योग्राफी के बारे में क्या क्या मत दिया, और ये ज्योग्राफी जो विषय बना है आज हमारे लिए, क्या ये शुरू से ही एक विषय था या फिर इसे धीरे धीरे विषय के रूप में परिवर्तन किया गया। इन सभी चीज़ों का डिस्कस हम लोग इसी में करेंगे, क्योंकि हमारा आज पहला दिन का क्लास है और जहाँ तक कोशिश हो सके मेरा, हम आपको ज्योग्राफी के बारे में सभी चीज़ों को बतलाने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका इंट्रोडक्शन क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज्योग्राफी यानी कि हिंदी में भूगोल लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को पहले हम समझते हैं कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो शब्द है, यह शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और यह शब्द जो इंग्लिश में हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं, यह शब्द भारतीय शब्द नहीं। यह शब्द जो है वो किसी अन्य देशों के द्वारा बोला गया था, जिसके बाद हम लोग भी इस शब्द को प्रयोग में लाते हैं भूगोल के बारे में। ठीक है, तो ज्योग्राफी शब्द जैसे हमने बताया कि यह किसी अन्य देश से लिया गया शब्द है। तो ज्योग्राफी जो शब्द है वह शब्द किस देश से लिया गया है, तो वह देश का नाम है ग्रीस, जिसको हम लोग यूनान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना, जैसे ही हमने ज्योग्राफी को शुरू किया वैसे ही सबसे पहला क्वेश्चन बना कि ज्योग्राफी नामक शब्द जो इंग्लिश वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीस से लिया गया है, और ग्रीस को ही हम लोग यूनान के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि ग्रीस की राजधानी कहाँ पे है, एथेंस। ठीक है, तो पहला क्या चीज देखा हमने कि ज्योग्राफी जो ग्रीस से लिया गया है और ग्रीस की राजधानी कहाँ है, एथेंस। हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से। ठीक है, तो ज्योग्राफी का पहला जो वर्ड है वो है जियो। ठीक है, क्या है, जियो। और दूसरा जो वर्ड है वो ग्राफी। ठीक है, क्या है, ग्राफी है, और पहला वर्ड क्या है, जियो। तो समझते हैं कि जियो का अर्थ क्या होता है। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी का क्या अर्थ होता है, वर्णन। ठीक है, जियो का अर्थ हमने क्या बताया, पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ क्या बताया, वर्णन। तो इसको हम सिर्फ साधारण सी भाषा में यह भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, क्या कहा हमने कि पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर कि ज्योग्राफी वर्ड सामने कैसे आया और किस तरह से ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उसका अर्थ क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हमने देखा। अब समझते हैं कि ज्योग्राफी क्या शुरुआत से ही एक विषय था या बाद में यह विषय बना। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट करके समझते हैं। जो स्टूडेंट हमारे हिस्ट्री के वीडियो को देखा है उसको इस टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं आएगा,
तो चलिए हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफी जो था वो स्टार्टिंग में ही एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने था या फिर बाद में यह एक सब्जेक्ट बना। इस चीज़ को हम लोग पहले समझते हैं। तो बात करते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। तो जैसे ही हम पृथ्वी की आयु की बात करें कि पृथ्वी का अस्तित्व भारत के वैज्ञानिकों द्वारा या अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 150 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, तो क्या 150 करोड़ वर्ष पहले कोई मानव तो जीवित था नहीं? तो इसके बारे में पता कैसे चला? उस समय ना लिखने की कोई कला मालूम थी, ना ही कोई ऐसा डिजिटल यंत्र था जिसके माध्यम से हमें आज पता चला कि उस समय की पृथ्वी की उत्पत्ति 150 करोड़ वर्ष पहले हुई थी या नहीं हुई थी। तो इसकी जानकारी हमें कैसे पता चली कि पृथ्वी की उत्पत्ति 1.5 करोड़ वर्ष हुई थी? तो यह एक अनुमानित समय या एक काल्पनिक समय, ठीक है, ये कल्पना किया गया। जिस तरह इतिहास में अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो सिंधु सभ्यता की जब खोज की जा रही थी उससे पहले अनेक लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में जाना था। ठीक है, किसी को ईंट मिल रहा था, किसी को घर मिल रहा था, किसी को रोड मिल रहा था, लेकिन किसी ने पूरे तरीके से उसको सिंधु घाटी सभ्यता को खोज नहीं पाया था, जिस वजह से सभी लोग कल्पना करते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे उस क्षेत्र की खुदाई की गई तो वहां से तरह तरह के साक्ष्य मिलना शुरू हुए, जिसके बाद यह पता चला कि सिंधु यहाँ पे एक सभ्यता था जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक कल्पना की। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी हम लोग कल्पना करते हैं। जब हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यही पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी जो था वो एक आग का गोला था। यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो था वो आग का एक गोला था, जिसके बाद समय परिवर्तन होते गया और धीरे धीरे वह आग का गोला जो है वो समाप्त हुआ। उसके बाद हिमयुग आया। हिमयुग आने के बाद बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगा। पिघलने के बाद स्थल भाग, जल भाग का निर्माण हुआ और धीरे धीरे वनस्पति, जीव इत्यादि चीजों का उत्पत्ति हुआ। सबसे लास्ट में बात करें तो मानव की उत्पत्ति हमें दिखाई देती है। उससे पहले छोटे छोटे जीव, जलीय जीव, जंतु, रेंगने वाले जीव इत्यादि जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तो मानव की जब उत्पत्ति हुई उससे पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी, इन सभी चीजों का वर्णन हमें कैसे पता? तो जाहिर सी बात है कि कल्पना किया गया। तो यहाँ पर भी भूगोल का जब विषय के रूप में सामने आना शुरू हुआ तो यहाँ पर भी एक कल्पना ही किया जाने लगा। जब सभी वैज्ञानिकों ने, भूगोल के वैज्ञानिकों ने जब अपना अपना मत दिया तो यह प्रमाण और या साक्ष्य मिलने के बाद जब प्रमाणित हो गया तो धीरे धीरे भूगोल एक विषय के रूप में परिवर्तन होता चला गया। ठीक है, तो मेरा समझाने का मकसद यह था कि भूगोल पहले कोई विषय नहीं था। ठीक है, भूगोल पहले कोई विषय नहीं था। जब इसकी कल्पना होना आरंभ हुआ तब जाकर के अनेक वैज्ञानिकों ने भूगोल पर अपना अपना मत को दिया और जब जैसे जैसे उससे संबंधित साक्ष्य मिलते गए और उसे प्रमाणित किया जाने लगा, जिसके बाद भूगोल एक विषय के रूप में हमारे सामने आया और आज हम लोग भूगोल को एक विशेष विषय मानते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भूगोल जो है वो पहले से एक विषय नहीं था, वो धीरे धीरे एक विषय का रूप में परिवर्तन हुआ। ठीक है, किनके द्वारा? भूगोल के वैज्ञानिकों ने जो मत दिया उनके द्वारा।
ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि भूगोल में किन किन वैज्ञानिकों ने अहम रोल निभाया, उस चीज को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें हम उन्हीं वैज्ञानिकों को पढ़ेंगे जो हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, हम उन्हीं का सिर्फ अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भूगोल के पिता, ठीक है, भूगोल के पिता, ठीक है, या जनक, इसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ठीक है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो भूगोल के पिता या जनक के रूप में अगर हम बात करें तो वह पर्सनालिटी है हिकेटियस। क्या नाम है? हिकेटियस। इन्हीं को हम भूगोल के पिता या जनक के नाम से जानते हैं। क्या कारण है जो हिकेटियस को हम लोग भूगोल के पिता के रूप में जानते हैं? तो याद रखिएगा कि भूगोल के बारे में सबसे पहले हिकेटियस ने ही बताया था, जिसके कारण सभी लोगों ने हिकेटियस को भूगोल के पिता के रूप में माना। ठीक है, तो हिकेटियस के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है जस पीरियोडस। क्या नाम है? जस पीरियोडस। इसी पुस्तक में हिकेटियस ने भूगोल के बारे में बताया, जिसके कारण हिकेटियस को भूगोल के पिता के रूप में जानते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं इरेटोस्थनीज का। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज जो थे वो यूनान के वैज्ञानिक थे। इनके बारे में यह बात याद रखना है कि आज जो हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं, ये ज्योग्राफी वर्ड सर्वप्रथम किसके द्वारा बोला गया था? तो इरेटोस्थनीज के द्वारा बोला गया था। ठीक है, भूगोल तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो ज्योग्राफी वर्ड बोला गया था वो किसके द्वारा बोला गया था? तो इरेटोस्थनीज के द्वारा ही बोला गया था। ठीक है, पहला चीज इसके बारे में। दूसरा चीज ये याद रखना है कि वैज्ञानिकों द्वारा जब भूगोल पर भिन्न भिन्न प्रकार के मत आने लगे तो उस मतों को सही तरीके से व्यवस्थित कर लिखने का कार्य किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने किया, जिसके कारण इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, पहला चीज इरेटोस्थनीज के बारे में क्या याद रखना है कि ज्योग्राफी शब्द जो सर्वप्रथम इसके बारे में बताया वो किसने बताया? वो इरेटोस्थनीज ने बताया। और दूसरा चीज इन्होंने क्या कार्य किया कि भूगोल के वैज्ञानिकों द्वारा जो भी मत मिला या भूगोल के बारे में वैज्ञानिकों ने जो भी बताया उसे व्यवस्थित रूप से लिखने का कार्य किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया, जिसके कारण इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो वो तीसरा पर्सनालिटी है जिसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। ठीक है, क्या नाम है? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन काल में एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है कॉस्मोस। ठीक है, क्या नाम है? कॉस्मोस। ठीक है, कॉस्मोस जो पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का ही एक अलग अर्थ है। इस पुस्तक जिसको हम लोग कॉस्मोस बोल रहे हैं, इसका अर्थ है ब्रह्मांड। ठीक है, क्या? ब्रह्मांड।
कॉस्मोस जो पुस्तक लिखा था, कॉस्मोस का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड। तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने कॉस्मोस पुस्तक में ब्रह्मांड के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, साथ साथ इस पुस्तक में जलवायु के बारे में भी कुछ बातें लिखी है। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में अपने पुस्तक में लिखा ही साथ इन्होंने जलवायु के बारे में भी बतलाया। किसने? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। ठीक है, जिस वजह से इन्हें आधुनिक भूगोल के जनक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने क्या क्या काम किया? तो सबसे पहले अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट के बारे में याद रखना है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कॉस्मोस, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड। कॉस्मोस पुस्तक में इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में कुछ अनोखी चीज़ों का वर्णन किया। साथ ही साथ अपने पुस्तक में इन्होंने जलवायु के बारे में भी कुछ बातें लिखी थी, जिसके वजह से अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो सभी वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, जिसके बाद एक भूगोल का विषय बनकर हमारे सामने तैयार हो गया। ठीक है, जब भूगोल का विषय बना तो उसे अध्ययन करने के लिए भूगोल को दो भागों में बांटा जाने लगा। ठीक है, दो भागों में जब बांटा गया, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो उसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान सबसे पहले आता है। ठीक है, या यूँ कहें कि ज्योग्राफी विषय अगर हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले दो चीज़ों को लेकर के हमें बैठना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है? तो पहला चीज़ है ग्लोब। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज़ हमें क्या रखना है? अपने साथ ग्लोब रखना है। और दूसरा क्या रखना है? मानचित्र। ठीक है, क्यों? अगर आप एकदम ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानते और अचानक से अगर कोई प्लेस के बारे में बता दिया जाए कि अमेरिका का एक पार्ट उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका है, तो आपको समझने में लग जाएगा कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है कहाँ, और दूसरी बात कि नॉर्थ अमेरिका है कहाँ। ठीक है, तो अगर आप मैप अपने सामने रखते हैं, ग्लोब अपने सामने रखते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा और आप ज्योग्राफी को खूब मजे करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने आपको बताया कि भूगोल का जब भी आप अध्ययन करें तो सबसे पहले दो चीज़ अपने पास रखें, सबसे पहले ग्लोब और दूसरा मानचित्र। अगर ग्लोब ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मैप अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ग्लोब और मैप के बारे में। तो ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के निर्माता, ठीक है, ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम को माना जाता है। मार्टिन बेहम, जिसने ग्लोब का निर्माण किया। ठीक है, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ठीक है, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ग्लोब का निर्माण किसने किया? मार्टिन बेहम ने किया। उसी तरह अगर मानचित्र की बात करें, मैप की बात करें, तो इसका निर्माण अलेक्सी मेंडल, इस महोदय ने मानचित्र का निर्माण किया था। ठीक है, नाम क्या है? अलेक्सी मेंडल। ठीक है, अब ग्लोब और मानचित्र की बात हुई, अब बात करते हैं भारत की, कि भारत का जो मैप है वो किसने तैयार किया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये मानचित्र बनाने का श्रेय ले रहा है तो भारत का भी मैप इसी ने बनाया होगा।
स्वाभाविक सी बात है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का मैप बनाने का श्रेय एन विले महोदय इनको दिया जाता है। जो आज हम भारत का मैप देख रहे हैं, वो भारत का मैप सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो एन विले महोदय ने बनाया था। और कब बनाया था? तो 1752 ईस्वी को मैप बनाया था। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जिसमें टॉलमी का नाम सामने आता है। ठीक है। तो टॉलमी का नाम क्यों सामने आता है, इस चीज को हम समझते हैं। तो भारत का मैप सर्वप्रथम किसने बनाया? एन विले महोदय ने बनाया। ठीक है। कब बनाया? 1752 ईस्वी को। तो टॉलमी का उसमें क्या रोल? तो टॉलमी ने क्या किया कि जो पहले विश्व का जो मैप बनता था उसमें भारत की आकृति नहीं दर्शाई जाती। ठीक है। लेकिन टॉलमी महोदय ने क्या किया कि सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर भारत के मैप को दर्शाने का कार्य किया था। किसने? टॉलमी। टॉलमी का कार्य क्या था? विश्व के मानचित्र पर भारत के मानचित्र को दर्शाना। ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का मैप का निर्माण किसने किया? तो एन विले महोदय ने। लेकिन अगर बात करें कि विश्व के मानचित्र पर भारत के मानचित्र को दर्शाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो आप किसका नाम लेंगे? टॉलमी। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम बात किए थे आपसे कि ज्योग्राफी का विषय, जो ज्योग्राफी हम लोग विषय के रूप में देखे कि पहले कल्पना किया गया, फिर धीरे धीरे वो विषय के रूप में सामने आया। तो जब भूगोल एक विषय के रूप में तैयार हुआ तो भूगोल दो भागों में बट गया। ठीक है। भूगोल जो विषय बना वो विषय दो भागों में बट गया। ठीक है। पहला भाग जिसे हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं। ठीक है। दूसरा भाग जिसे हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल को फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल को ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं कि भौतिक भूगोल में हम लोग किस किस चीज का अध्ययन करेंगे और मानव भूगोल में हमें किस किस चीजों का अध्ययन करना है। ठीक है। उससे पहले जिस तरह हमने बताया कि भूगोल के जनक हिकेटियस माने जाते हैं, उस तरह फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं? पोलिडोनियस। इसको हम क्या कहते हैं? तो भौतिक भूगोल के जनक। ठीक है। भौतिक भूगोल में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो भौतिक भूगोल, भौतिक मतलब क्या होता है? फिजिकल, जिसको हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है? जलमंडल, वायुमंडल, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, समुद्र इत्यादि चीजों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है। लेकिन मानव भूगोल की अगर हम बात करें तो मानव भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चीज को समझेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह भौतिक भूगोल के जनक के रूप में पोलिडोनियस को जाना जाता है, उसी प्रकार मानव भूगोल के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? रेड जेल को। किसको? रेड जेल को। इन्होंने अपने जीवन काल में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है। इनके रेटजेल के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है। इसमें
हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसमें सर्वप्रथम हमें जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा कृषि के बारे में पढ़ना है। तीसरा आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। चौथा संस्कृति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन सभी चीजों को हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। जब ज्योग्राफी विषय के रूप में सामने आया, दो भागों में बटा, पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जनक किसको माना जाता है, तो पोलिडोनियस को। मानव भूगोल के जनक किसको माना जाता है, तो रे टिचरी। भौतिक भूगोल में हम लोग किस चीज का अध्ययन करेंगे, जल, वायु, पर्वत, पठार, मैदान, ब्रह्मांड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, इन सभी चीजों को हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जनसंख्या, कृषि, संस्कृति, आर्थिक भूगोल इत्यादि चीजों को हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि विषय, जो भूगोल एक विषय था, उसको दो ब्रांच में बांटा गया, पहला फिजिकल और दूसरा ह्यूमन। लेकिन अध्ययन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, 3 भागों, ठीक है। पहला भाग कौन सा रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। दूसरा भाग क्या रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा भाग क्या रहेगा, रीजनल, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, और इसमें प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। अब हम समझते हैं कि विश्व भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है। विश्व भूगोल में हम लोग को वायुमंडल, जलमंडल, महासागर, ठीक है, इत्यादि चीजों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। भारत भूगोल में तो हम लोग का जो भारत का मैप है उसके अंतर्गत जो भी चीज ज्योग्राफी में आता है उस चीजों को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो भारत भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। चाहे वो जनसंख्या हो, पठार हो, पर्वत हो, मैदान हो, जल हो, नदी हो, नाला हो, नहर हो, इन सभी चीजों का जो भारत से रिलेट रखता है उसे हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बात करें रीजनल ज्योग्राफी का, तो रीजनल ज्योग्राफी क्या होता है, तो रीजनल ज्योग्राफी का अर्थ होता है प्रादेशिक भूगोल। आप अगर पार्टिकुलर किसी क्षेत्र का या किसी राज्य का ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग रीजनल ज्योग्राफी कहते हैं। अगर नहीं समझ पाए तो फिर से समझाते हैं रीजनल ज्योग्राफी क्या होता है। रीजनल ज्योग्राफी मतलब कि अगर आप किसी भी स्टेट के सिविल पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उस स्टेट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बिहार से हैं और बिहार का अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बिहार का ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप बिहार का पार्टिकुलर सिर्फ बिहार का ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रादेशिक भूगोल बोलते हैं। समझ में आया कि अगर किसी विशेष राज्य क्षेत्र का अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो हम लोग इन 3 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग
भारत का सबसे पहले परिचय लेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि भारत जो है वो उसकी स्थिति क्या है, उसका नाम कैसे पड़ा, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्लास में हम लोग भारत का सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।